हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कंटेंट बेटा लगभग तैयार हो चुका है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद ही उसकी क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, 1857 की क्रांति नहीं देखी है, वो लोग जाकर देख लीजिए बेटा। ठीक है, आपका हिस्ट्री का पोर्शन लगभग कंप्लीट करा दिया है मैंने। हाँ, साइंस रह गई थी, वो आप लोग कहीं और से पढ़ लीजिए, किसी और सोर्स से पढ़ लीजिए बेटा। ठीक है, बाकी जो हमने करा दिया है आप इसमें से देख लीजिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल कल हमारा कहाँ तक हो गया था एक बार देख लेते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ तक हो गया था। ये पढ़ लिया था हमने, खिलाफत आंदोलन भी हो गया था, ये भी पढ़ लिया था, चोरी चोरा कांड भी शायद हो गया था, स्वराज पार्टी भी हो गई थी, गांधीदास समझौता भी हो गया था, ये हाँ हाँ, अशफाकुल्ला तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे HSRA। ठीक है, HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक और एसोसिएशन। ठीक है, अगर इस समय की बात करें तो बेटा जो समय है आपका, वो आपका 10 सितंबर 1928 है, जबकि स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला था। संस्थापक इसके चंद्रशेखर आज़ाद थे, और सदस्य की अगर बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहर थे। ठीक है, उसके बाद HSRA के कार्य की अगर बात करें हम, तो इसके कार्य 17 दिसंबर 1928 HSRA के सदस्यों ने क्या किया था, लाहौर के डिप्टी सैंडर्स की क्या कर दी थी बेटा, हत्या कर दी। क्योंकि सैंडर्स ने ही क्या किया था, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज करवा दिया था, जिससे क्या हो गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या था ये। इसका गठन जो है बेटा 1927 ईस्वी में किया गया था। ये भारत में कब आया था, ये भारत में 1928 ईस्वी में आया था। इसकी रिपोर्ट जो थी 1930 ईस्वी में आई थी। अच्छा, पूछ लेता है कभी कभी साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए इसे लाया गया था। इसे श्वेत कमीशन या स्ट्रिक कमीशन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, इस वाले पॉइंट से स्टार बना दिया। सदस्य अगर बात करें तो 7 सदस्य थे, जिसमें से भारतीयों की सदस्य शून्य थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने के सुझाव पर भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो पॉइंट है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लेता है कि जो साइमन कमीशन था, इसमें भारत के कितने लोग थे, तो हम कहेंगे शून्य लोग थे। किसके सुझाव पर थे, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन ये बेटा कल हो चुका था शायद, है ना। हाँ, ये वाला सारा का सारा हो चुका है, ये भी हो चुका था। आज हमें यहाँ से पढ़ना था। ठीक है, तो वो हमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि पढ़ने से पता चला कि हम ये उसे कर चुके हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था, क्या कहा था, कि सौर मंडल से एक तारा डूब गया। उसके बाद 1927, बेटा हम धीरे धीरे देखो कहाँ पहुँच रहे हैं, 1947। ठीक है, संविधान के बनना, आज़ाद होना, ये सब यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। 1927 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो गया था, तब बर्के हैंड जो कि सचिव थे, भारतीयों को चैलेंज कर दिया था कि यदि तुम में हिम्मत है तो अपना संविधान बनाकर दिखाओ। तो बेटा अब यहाँ से क्या हो गया, हल्के हल्के संविधान का प्रोसेस शुरू होना हो गया था। उसके बाद बेटा नेहरू कमेटी आई। नेहरू कमेटी का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू से है। इसका गठन जो था बेटा 1928 ईस्वी में हुआ था। सदस्य कितने थे, इसमें 9 सदस्य थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो नेहरू कमेटी का मतलब होता है मोतीलाल नेहरू कमेटी। इसका उद्देश्य क्या था, कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। तो 1928 से ही ये सब कुछ हल्के हल्के क्या होने लगा था बेटा, शुरू होने लगा था। अब क्या है, प्रारूप बनाने की बात शुरू हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 में आई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ, भारत में डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का दर्जा रखने वाली सरकार होंगी, तथा गवर्नर जनरल इसी के सुझाव या परामर्श पर कार्य करेगी, ये बोला उन्होंने। ठीक है, रिपोर्ट में। और क्या, कुछ मामले, पैसे, सुरक्षा, विदेशी संबंध, संचार आदि महत्वपूर्ण मामले ही ब्रिटिश सरकार के पास होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मामले नहीं होंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस प्रारूप में सभी को मताधिकार मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट का भी उल्लेख था इस वाले प्रारूप में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इस रिपोर्ट में नकार दिया गया था। ठीक है, जब नकार दिया गया
फिर आगे प्रोसेस शुरू होता है। क्या प्रोसेस है वो? नेहरू का विरोध। अब नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी होने लगा। वो भी किसने किया? वो अपने ही लोगों ने किया। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत नहीं थे। तो यहाँ से पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था या कौन सहमत नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस थे आपके, और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बेटा एक तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, इसका जो समय था वो कब हुआ था? 1928 इसका समय था। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने प्लस PJN यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब उसका विरोध कर दिया नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इसका नोट में हम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, उसके बाद मार्च 1929 मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे और अपनी 14 सूत्री मांग उन्होंने रख दी। किसने रख दी बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना। 1929 में उन्होंने अपनी एक मांग रख दी। क्या थी देखते हैं। अब क्या होगा कि कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर सम्मेलन था उसका गठन हुआ। समय 1929, स्थान लाहौर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव पारित, पूर्ण स्वराज का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रस्ताव पारित हो गया था इसका। उसके बाद हम पहुंचते हैं 31 दिसंबर 1929 में, और रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी कि 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस और झंडा फहरा दिया गया था। 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग रख दी। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसका समय पूछ लेता है बेटा 12 मार्च 1930। इसका नेतृत्व करता महात्मा गांधी प्लस 78 उनके अनुयायी थे। इसके स्थान की बात करें तो साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से 12 मार्च 1940 से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, और नहीं 1940 नहीं, 12 मार्च 1930 से दांडी नौसारी जिला 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। इसमें सर्वाधिक लोग कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो पूछ लेता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या कहाँ से थी? तो गुजरात से थी। ठीक है, इसका उद्देश्य अब हम जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या क्या था। इसका उद्देश्य है कि 31 जनवरी 1930 को जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग सरकार के समक्ष रखी, तब सरकार ने इस पर क्या कर दिया? कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1929 में पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तीसरा पॉइंट है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनय पूर्वक सरकार के कानूनों की अवज्ञा करना था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। तो प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ था? पश्चिमोत्तर में था। पश्चिम प्लस उत्तर, पश्चिमोत्तर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वोत्तर यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इसका नेतृत्व यहाँ पे पश्चिमोत्तर में किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। आंदोलन कैसा था? लाल कुर्सी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि पश्चिमोत्तर में इस कानून को क्या कहा गया था? इस आंदोलन को कहा गया था लाल कुर्सी आंदोलन। किसे? सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को। यानी कि सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो था इसके अलग अलग नाम थे। तो पूर्वोत्तर में यानी कि पश्चिमोत्तर में इसे लाल कुर्सी आंदोलन कहा जाता था। पेशावर में गहड़वाली सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दी थी? गोली चलाने पर मना कर दिया था बेटा। यहाँ पर जो हुई थी घटना, ठीक है, क्या कर दिया था? मना कर दिया था। इसी तरीके से इसका जो प्रसार है पूर्वोत्तर राज्य में भी है। पूर्वोत्तर में कहाँ? मणिपुर में है। मणिपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? यदुन नागा और उनकी बहन गोडिन लाहू थी। ठीक है, नोट गोडिन लाहू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी।
ठीक है, यहाँ से नोट से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बिहार में बेगूसराय में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। मध्य प्रदेश में डाकू मंगल सेन के आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बेटा। उसके बाद मुंबई में अगर पहुँचते हैं तो मुंबई में सरोजिनी नायडू, नागडू लिखा हुआ है, नायडू है बेटा, और मणिलाल महात्मा गांधी के पुत्र थे। मणिलाल ने मुंबई में धरसाना में आंदोलन का कर दिया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे तब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तब किसने किया था बेटा? अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद अब्बास तैयब जी के बाद सरोजिनी नायडू से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उनके बाद जब इनके बाद भी पूछ लेता है कि अब्बास तैयब जी के बाद, तो सरोजिनी नायडू आ जाती हैं आपकी। ठीक, कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके। ये पहला, महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी पहली बार इसी आंदोलन में थी। यानी कि पूछता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी कौन से आंदोलन में थी गांधी जी के? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उसके बाद वेब मिलर पत्रकार इसी आंदोलन का विवरण देता है। पूछ लेता है वेब मिलर पत्रकार कौन से आंदोलन का विवरण देता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद इसी आंदोलन में लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना गठित हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन में लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तीसरा पॉइंट ये है आपका एग्जाम का इम्पॉर्टेंट है कि डांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपालियन के पेरिस मार्च से किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम यही विराम देते हैं बेटा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी कल निष्कर्ष भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कल से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकला था? निष्कर्ष ये निकला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। तब इरविन ने आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का विचार रखा था। ठीक है, यहाँ तक आपका डन हो गया है और कल परसों में आपकी ये भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। गोलमेज सम्मेलन है आपके, ये कल पढ़ते हैं। ठीक है।